हेलो बच्चों, कैसे हो। तो ये है आपका अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस और मैं सुनील कुमार। जैसा कि आपको पता है, हम लास्ट 4 वीडियो के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को काफ़ी अच्छी तरह से कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल। ठीक है, और मैंने आपको इतने अच्छे से उसको समझाया है कि आई होप कि आपको रट्टा लगाने की तो जरूरत पड़ी ही नहीं होगी, आप उसको काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो एक बार आइए रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम उसी से रिलेटेड, अगर आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छी से आ गई है तो फिर हम उसी से रिलेटेड वाट ऑफ फैक्टर आज करेंगे। तो देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती थी उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की थी? सबसे पहले हमने क्या किया था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने की थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक, इसके बराबर था। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होता है? ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड हमने किया था इसके अंदर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या निकला था आपका रिजल्टेंट? कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम क्या है यहाँ पर? मोलैलिटी। आगे यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको देखो, के बी इंटू मोलैलिटी को हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। उसके बाद थर्ड हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ किसके इक्वल था? के एफ इंटू मोलैलिटी। के एफ इंटू मोलैलिटी। अगेन यहां पर मोलैलिटी किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने किया था वो था ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर रिप्रेजेंट किया था हमने इसको पाई के साथ। तो पाई किसके इक्वल था? पाई इज इक्वल टू सी आर टी के इक्वल हमने यहां से किया था, जहां पर सी क्या था? यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो हम यहां पर निकालते थे वो किसके अंदर लेते थे? इसकी मोलैलिटी के अंदर यहां पर इसके हम लेते थे। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इंटू आर इंटू टी। तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कर चुके थे जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं। यहां पर देखो, ये भी आपके नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, बट ये मत कहना कि इसके नीचे भी क्या है। यहाँ पर ये तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही है। सॉल्यूट अगर ऊपर है, सॉल्यूट तो नीचे भी है। बट हमने जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किया था तो मैंने आपको बताया था कि आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी केस में सोल्यूशन कैसा होगा आपका? वेरी डाइल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ जो सॉल्यूट जो आपका है वो सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए मैं यहां से सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल है उसको मैं यहां से नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो अब जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्टली वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। ऐसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर। उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड किस पर करता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर। ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर अगर नंबर ऑफ
मोल ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर देखो नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या अगर बढ़ जाती है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या कम हो जाए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि दोनों केस के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है, चेंज आता है। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा तो इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके जो हम मॉलिक्यूलर मास निकालते थे उस मॉलिक्यूलर मास के अंदर भी क्या आएगा, चेंज आ जाता है। मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाता है, फिर इसका जो सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास हम निकालते थे वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, तो किस तरह से जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो किस तरह से चेंज होता है और उसको हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए जो बेस्ट जो मेथड जो निकाला था वो किसके लिए होगा, वो आपका वन टॉप फैक्टर हम वहां से पढ़ेंगे, जिसकी हेल्प से आपके जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो चेंज आता है वो उस चेंज को आने के बाद भी आपका जो मॉलिक्यूलर मास जो निकलता है सॉल्यूट का उसको बिल्कुल क्या निकालेगा, वो नॉर्मल निकालता है। ओके, तो आइए देखते हैं वन टॉप फैक्टर किस तरह से काम करता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपने अपने माइंड को यहाँ पर बोर्ड के ऊपर कंसंट्रेट करना है, साथ के साथ आप नोट करते जाओ और अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है तो अपने डाउट को लिख लो और फिर उसको क्या करोगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप डाल के कमेंट कर सकते हैं। तो आज का जो आपका काम है वो स्टार्ट होता है वन टॉप फैक्टर। वन टॉप फैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं इसको आई के साथ। ओके, तो आई जो है आई वन टॉप फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक, इस तरह से हम यहां से वन टॉप फैक्टर की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब डिसोसिएशन और एसोसिएशन का मैटर क्या होता है, यहां पर देखो अगर हमारे पास हमने एक चीज किया था कि जब भी हम किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकालेंगे तो वहां पर हमारा जो सोल्यूशन है उसकी कंडीशन बताई थी मैंने आपको। कंडीशन क्या थी, कंडीशन पहली जो कंडीशन जो थी वो क्या थी कि सॉल्यूट नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, सॉल्यूट कभी भी सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। पहली कंडीशन थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकालने के लिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी यहां पर, सॉल्यूट कैन नॉट डिसोसिएट। ऐसा ना हो कि कहीं आपने जो सॉल्यूट वाटर के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो वो अपने आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाए, मींस कि आप कैसा सॉल्यूट यूज करते हो वहां पर, इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड, सॉल्यूट कैन नॉट एसोसिएट, एसोसिएट भी ना करता हो। अगर ऐसा होता है या तो डिसोसिएट होता है या एसोसिएट होता है तो हम यहां से क्या निकालेंगे कि जितने देखो सॉल्वेंट में डालने से पहले जितने पार्टिकल आपके पास थे और डालने के बाद जितने पार्टिकल आपके पास डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाते हैं, इनका जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वन टॉप फैक्टर हम यहां से निकालेंगे। तो बात करते हैं अगर डिसोसिएशन की, अगर आपके पास क्या हो, डिसोसिएशन होता हो। डिसोसिएशन मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट को आप किसके अंदर डालते हो, वाटर के अंदर। अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को किस में डालोगे, वाटर के अंदर डालते हैं तो हमारे पास जो आयन होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। कैसे, लाइक जैसे आपके पास क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम क्लोराइड को अगर आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, यहां से आपके पास के पॉजिटिव में डिसोसिएट होगा, साथ में साथ क्या निकलेगा इसमें से, Cl नेगेटिव इसमें से डिसोसिएट होता है। लेट मान लो कि आपने कितना लिया था KCl, 1 मोल लिया था। तो 1 मोल जब KCl आपने लिया तो उसमें से कितना पोटेशियम निकला, 1 मोल पोटेशियम निकलता है। क्लोरीन कितना निकला, 1 मोल क्लोरीन उसमें से निकलता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालने पर, 1 मोल KCl के पार्टिकल डालने पर
सॉल्यूशन के अंदर जाकर के टोटल कितना मोल हो जाता है, वो 2 मोल। कितना मोल हो गया, ये 2 मोल हो जाता है टोटल। तो इसी के ऊपर देखो, हम इसी के साथ निकालते हैं। पहले कितना था, जब टाइम इज इक्वल टू 0, आपने पानी में डाला ही नहीं था, तो कितना पार्टिकल था आपके पास, ये कितना मोल था, 1 मोल। पानी में डालने के बाद ये कितने थे, 0 थे। जब इक्विलिब्रियम मतलब पानी में डाल दिया और डिसोसिएट हो गया, तो एक में से मान लो कि अल्फा पार्टिकल यहां से डिसोसिएट हो जाते हैं पोटेशियम क्लोराइड की, अल्फा मोल यहां से डिसोसिएट हो जाता है। तो अगर देखो एक टूटता है तो एक बनता है ना, एक पोटेशियम क्लोराइड टूटता है तो एक पोटेशियम एक क्लोरीन बनता है। तो यहां से अगर अल्फा डिसोसिएट हो तो कितना बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा और ये भी क्या बनेगा इसका, अल्फा। तो ये भी कितना बन गया, अल्फा, और ये भी कितना बन गया, अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हुआ, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो कितना हो जाता है। अब देखो ये भी तो होगा ना, कंप्लीटली डिसोसिएट तो नहीं करवाया हमने, मैंने ये तो नहीं बोला ना कि एक जो KCl जो है वो 100% डिसोसिएट होगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं है। ये क्या बोला मैंने कि 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, मतलब कि कुछ पार्टिकल इसके भी बचे हैं। तो टोटल पार्टिकल कितने हुआ आपके पास, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। अल्फा से अल्फा क्या हुआ, कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपके पास क्या बचा, हमारे पास बच जाते, तो 1 प्लस अल्फा आपके पास बच जाते हैं। तो अगर कई बार देखो क्वेश्चन के अंदर क्या आता है कि गिवन साल्ट के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो आई वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। अब वांट ऑफ फैक्टर किसके बराबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। डिसोसिएशन हो गया तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आपके पास, 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाय कितने, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। एसोसिएशन डिसोसिएशन से पहले कितने पार्टिकल था आपके पास, 1। तो आयोटा की वैल्यू कितनी हुई आपकी, 1 प्लस अल्फा। तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू KCl के लिए कितना हुआ, 1 प्लस अल्फा। तो इसी से हम याद रखेंगे कि अगर आपको इसी तरह की कुछ सॉल्यूशन दे दिया जाए, इसी तरह कुछ सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए, लाइक जैसे कि आपके पास क्या दे दे सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर, NaCl दे दे, या फिर KCl दे दे, या फिर LiCl दे दे, ओके, या फिर आपको एसिडिक एसिड दे दे CH3COOH। इन सभी के लिए वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस अल्फा। कितना होगा इसके लिए, 1 प्लस अल्फा होगा। जहां पर अल्फा क्या है, जो अल्फा जो है ये रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है ना। तो देखो जब डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन से हमें पता चला कि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाती है। बट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना वो मॉलिक्यूलर मास की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम यहां से इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके अगर मैं KCl का मॉलिक्यूलर मास निकालता हूं तो वो मॉलिक्यूलर मास क्या निकलेगा, जितना इसके पास है उससे कम निकलेगा, जितना इसका एक्चुअल में। देखो जो आपका कैलकुलेटेड जो आपका जो ऑब्जर्व जो आपका मॉलिक्यूलर मास जो KCl का है, और आप जो कैलकुलेट करोगे किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके तो उसके मॉलिक्यूलर मास के अंदर क्या आएगा, डिफरेंस आ जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे इसको, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अगर ऑब्जर्व जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास से डिफरेंट आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास किसके कारण आया, वो पहला रीजन क्या था उसका कि आपने जो सॉल्यूट यूज किया था उस सॉल्यूट के अंदर क्या हो गया, वहां पर डिसोसिएशन हो गया। तो डिसोसिएशन होने के कारण उसका जो टोटल जो मॉलिक्यूलर मास जो था वो डिफरेंट आ जाता है। और डिफरेंट आया क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो जाता है क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
इंक्रीज होती है। क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वहां पर इंक्रीज होती है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है ना? समझ में आ गया? यहां से हमने क्या निकालना सीखा है? इसका वन ऑफ फैक्टर की वैल्यू। आगे हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मैं इसको एक बार साफ कर रहा हूं। तो बिल्कुल भी आपने माइंड के ऊपर बर्डन नहीं लेना है, बिल्कुल ही आसान है। आप जस्ट इसको एक बार समझ लो। जैसे हम इसके प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल करेंगे तो आप काफी अच्छी तरह से इसको समझ जाओगे। तो वाट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन के लिए कितना आया? 1 प्लस अल्फा। कितना आया? 1 प्लस अल्फा। अल्फा क्या है यहां पर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ले लेते हैं वही, आपके पास KCl था, किसमें टूटेगा आपका? K पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव के अंदर आयनाइज होता है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 KCl क्या था आपके पास? 1 मोल। KCl क्या था? 1 मोल। तो तब तक आपके K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बने ही नहीं होंगे। एट इक्विलिब्रियम 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, तो ये कितना बना आपका? अल्फा बन गया। ये भी कितना बन गया? अल्फा बन गया, है ना? तो आयोटा इज इक्वल टू, आयोटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? आयोटा किसके बराबर होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, इसी के इक्वल होगा ना? ठीक है ना? बिल्कुल। ओके, तो कितना आ गया आपका? 1 प्लस अल्फा। आयोटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस अल्फा। तो ये तो हुआ एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर आपके पास एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, हमें नहीं पता कि आपको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मिल जाए, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम क्या करेंगे? कोई ना कोई मतलब कि आपके जर्नल टर्म लेनी पड़ेगी। तो आप काफी सारी बुक में देखते भी होंगे, AN आयनाइज होता है किसके अंदर? Na पार्टिकल के अंदर, है ना? इसी में दिखता है ना वो। तो लेट मान लो सेम वही बात होगी, एट टाइम t इक्वल टू 0, तो an का कितना मोल आपके पास प्रेजेंट है? 1 मोल। ये कितना होगा उस समय? 0 ही होगा। एक में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, एक में से अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ, तो कितना मोल यहां पर बनेगा? अब देखो, एक टूटता है तो एक बनता है, दो टूटे हैं तो दो बनेंगे, तीन टूटते हैं तो तीन बनते हैं। अगर यहां पर इसमें से अगर n डिसोसिएट होगा तो कितना बढ़ेगा यहां पर? n अल्फा। कितना? यहां पर कितना मिलेगा आपको? n अल्फा यहां से आपको ऑब्टेन होता है। क्लियर है? तो टोटल आयोटा किसके बराबर हुआ? वाटो फैक्टर किसके बराबर हुआ? ये हुआ 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। किसके इक्वल हुआ? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। तो आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस n अंदर यहां पर रह जाता है। इसको इस साइड लेके आओ तो क्या बन गया आपके पास? 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय n माइनस 1। क्या हो गई ये? 1 माइनस n, सॉरी 1 माइनस n इज इक्वल टू अल्फा। तो ये जो रिलेशन है काफी इंपॉर्टेंट होगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इन द केस ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू क्या होगी? वो किसके बराबर होगी? 1 माइनस आई डिवाइड बाय 1 माइनस n। ठीक है, अगर वाटो फैक्टर आई की वैल्यू पूछता है तो किसके बराबर होगी? वो 1 प्लस अल्फा के बराबर, कुछ केस के लिए, है ना? तो यहां से मोस्ट आपको ये क्या याद रखना है? ये वाली इक्वेशन यहां से आपको याद रखनी है। इन द केस ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर होगी? 1 माइनस आई बाय 1 माइनस n के इक्वल हो जाती है। क्लियर है नहीं आपका? अच्छे से समझ में आ गया? तो अब बात करते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर एसोसिएशन होता हो, अगर इक्वेशन के अंदर एसोसिएशन होता हो तो क्या होगा? अब देखो, एसोसिएशन का मतलब क्या होगा? एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। क्या मतलब होगा इसका? जुड़ना। मतलब कि काफी सारे पार्टिकल इकट्ठा होकर के केवल एक पार्टिकल बना लेते हैं।
दो पार्टिकल मिलके एक बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं, मतलब उसको जैसे तीन पार्टिकल मिलके एक बना देते हैं, चार पार्टिकल मिलके कोई एक पार्टिकल बना देते हैं, तो उसने क्या कर लिया वहां पर, उनको हम क्या बोल सकते हैं कि इन्होंने एसोसिएशन कर लिया। क्या कर लिया इन्होंने? एसोसिएशन कर लिया। लेट मान लो कि आपके पास क्या है, एसिडिक एसिड है CH3COOH, इसके आपने यहाँ पर दो पार्टिकल ले लिए और डिसोसिएट आपने इसको किसके अंदर डाला, बेंजीन के अंदर डाला। बेंजीन के अंदर जैसे हम इसको डालते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर एसोसिएशन होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर? एसोसिएशन होना शुरू हो जाता है। एक ये पार्टिकल है तो कोई और दूसरा पार्टिकल भी यहाँ पर होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। मॉलिक्यूल पार्टिकल कितना लिया था आपने? दो लिए थे। कितने हो गया? एक हो गया। लिया कितना था? दो। बन कितने गए? एक बन गया सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद। ऐसे ही अगर आपके पास क्या हो, बेंजोइक एसिड हो C6H5COOH, अगर हम इसको बेंजीन के अंदर डालते हैं, बेंजीन यहाँ पर क्या है, एक सोलवेंट है, अगर हम इसको बेंजीन में डालेंगे तो इसके अंदर भी क्या होगा, एसोसिएशन होगा C6H5C OOH। सेम यहाँ पर भी इसके अंदर एसोसिएशन होगा C6H5OH। इनके बीच में यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो एसोसिएशन हुआ, दो मॉलिक्यूल लिए एक मॉलिक्यूल बन गया, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लिए एक पार्टिकल बन गया। तो मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते हैं। इन केस ऑफ एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट इस नंबर ऑफ पार्टिकल पर ही डिपेंड करती थी ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस पार्टिकल पर डिपेंड करती थी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे? अगर देखो, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लाइक जैसे कि आपके पास ये होता है, अगर एसिडिक एसिड का यहां पर ले लेते हैं तो एसिडिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास जो यहां पर होगा वो कितना होता है, 60। बट अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहां पर एसिडिक एसिड को बेंजीन के अंदर डाल के इसकी कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे निकालते हैं और उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहां पर एसिडिक एसिड का फॉर्मूला अगर मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 120। कितना आता है, 120। तो कैलकुलेटेड कितना हुआ आपका, 120। ऑब्जर्व वैल्यू कितनी थी, 60 थी। दोनों क्या हो गई, एक दूसरे से डिफरेंट हो गई। तो इसको मैं क्या बोल लूंगा कि क्या हो गया यहाँ पर, इसको मैं बोल लूंगा कि ये जो 120 जो है ये क्या है, इसका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या है इसका, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो फिर से इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के अंदर किसका हाथ हुआ यहाँ पर, एसोसिएशन का। अब इस एसोसिएशन के केस में जितना मास के अंदर एबनॉर्मेलिटी आती है उसको कौन ठीक करेगा, वाट ऑफ फैक्टर। तो आइए ऐसे ऐसे केस के लिए वाट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। तो वाट ऑफ फैक्टर के लिए इसी को देखते हैं, यहां पर एक बार देख लेते हैं। तो देखो क्या हुआ, आपके पास क्या था, एसिडिक एसिड, दो पार्टिकल थे, किस में चेंज होते हैं आपके, ये डाइमराइज हो जाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O OH C OH डबल बॉन्ड O CH3, डाइमराइज हो जाते हैं दोनों। ओके, लेट मान लेते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 आपने कितना मोल लिया होगा यहाँ पर एसिडिक एसिड का, 1 मोल। तो ये कितना होगा उस समय, 0 ही होगा। एट इक्विलिब्रियम के ऊपर एक में से अल्फा मोल एसोसिएट हो जाते हैं, एक मोल में से अल्फा मोल क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। तो देखो दो अगर एसोसिएट होते हैं, दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होते कितना बनता है, एक बनता है। ठीक है, दो में से एक, अगर एक है तो कितना बनेगा, 1/2। तो अगर अल्फा ले तो कितना बनेगा यहाँ पर, कितना एसोसिएट होगा, अल्फा/2।
कितना एसोसिएट होगा, अल्फा बाई 2। तो वांट ऑफ फैक्टर आइटा की, आई की वैल्यू, आइटा नहीं बोलेंगे इसको, आई बोलेंगे इसको, वांट ऑफ फैक्टर किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, क्या होगा 1 माइनस अल्फा और अल्फा बाई 2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ जाती है, ओके। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर। तो ऐसे केस के लिए क्या होगा, इसके लिए हमने क्या निकाल दिया यहाँ पर, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। बट ये अल्फा क्या है, यहाँ पर अल्फा जो है वो क्या है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या है ये, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमें तो आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आई की वैल्यू तो आप निकाल लोगे अगर आपको अल्फा की वैल्यू को पता होगा। तो अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकलेगी, आपने आई की वैल्यू क्या निकाली, यहां पर आई की वैल्यू हमने निकाली 1 माइनस अल्फा बाई 2। एक जनरल सा केस ले लेते हैं कि आपके पास क्या है, एन ए है जो कि कंबाइन करता और क्या बना देता है, ये ए एन यहां से बना, मतलब कि एसोसिएट हो जाता है। आपके पास कितना मोल था, इसका 1 मोल था, तो इसका कितना हुआ होगा 0, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम के ऊपर एक में से अल्फा पार्टिकल यहां से एसोसिएट हो गए, तो ये कितना बना होगा, ये अल्फा बाई एन बन गया होगा। तो टोटल कितने पार्टिकल अब सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, कितना है 1 माइनस अल्फा प्रेजेंट है प्लस अल्फा बाई एन भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा और अंदर क्या बचा यहां पर 1 माइनस 1 बाई एन। तो अल्फा की अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं तो क्या बन जाती है, यहां से वैल्यू बनेगी इसकी 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई एन, ठीक है, 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई एन। ये भी क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर डिसोसिएशन की बात करता है, डिसोसिएशन की बात करें तो क्या था, देखो वो था 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 माइनस एन। ये दो फॉर्मूले आपने यहां से याद रखने होंगे कि अगर, ठीक है, क्योंकि आपको मोस्टली केस के अंदर क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालनी होगी। तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपको देगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको देगा या तो क्या होगा आई की वैल्यू देगा या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देगा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन न्यूमेरिकल के अंदर आपको 90% देता है तो 90% को हम क्या लिखेंगे 0.9, क्या लिखेंगे वहां पर 0.9। अगर ऐसे आपको 80% देता है तो क्या होगा, अब देखो 80% को हम क्या लिख सकते हैं 80 बाई 100, 0 क्या बचा आपके पास 0.8 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पर 0.8। ऐसे ही अगर 70% देता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन तो वहां पर अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी 0.7, क्या बन जाएगी 0.7, ओके। तो यहां से ये अल्फा की वैल्यू पुट करके हम यहां से वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ऐसे ही वांट ऑफ फैक्टर दिया मिला तो वहां से अल्फा की वैल्यू को भी हम यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, अच्छे से उतार लिया होगा। तो हम इसको साफ करते हैं एक बार। तो इसी तरह से एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आता है और उसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कारण मॉलिक्यूलर मास के अंदर भी क्या आता है, चेंज आ जाता है। तो वांट ऑफ फैक्टर आने के बाद आपके पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती उसके अंदर थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया, उसको थोड़ा इंप्रूव किया गया। किस तरह से, देखो अगर आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो क्या लिखोगे आप उसको, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, इस तरह से। अगर आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बोले डेल्टा टी बी, तो डेल्टा टी बी क्या लिखोगे आप आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। ऐसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर आपके पास तो उसको हम क्या लिखूंगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है, तो इस तरह से हमने
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर बाय यूजिंग वांट ऑफ फैक्टर हमने क्या कर दिया, इसको इंप्रूव कर दिया। अब अगर आप इन प्रॉपर्टी का यूज करके मोलिकुलर मास निकालते हो तो उसके अंदर किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आएगा। एक और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर I की वैल्यू इक्वल टू 1 आए तो क्या होगा। तो अगर I की वैल्यू 1 के बराबर आती है तो इसका मतलब वहां पर ना तो डिसोसिएशन होगा और ना ही वहां पर एसोसिएशन होगा। ठीक है, अगर I की वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है तो ना डिसोसिएशन हुआ ना ही एसोसिएशन हुआ। अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो क्या होगा, अगर I की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाती है तो क्या होता है, उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट डिसोसिएट हो जाता है। सोल्यूट क्या होगा, डिसोसिएट होगा। अगर I की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो क्या होगा, सोल्यूट एसोसिएट होता है। सोल्यूट क्या होता है, एसोसिएट हो जाता है, सोल्यूट जुड़ जाता है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आप इसका यूज करके कई सारे क्वेश्चन आपको इसके ऊपर मिलेंगे। अगर I की वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, ना डिसोसिएशन होगा ना ही वहां पर एसोसिएशन होता होगा। अगर I की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो डिसोसिएशन होते हैं। अगर I की वैल्यू 1 से कम है तो क्या होगा, एसोसिएशन होगा। क्या होगा वहां पर, एसोसिएशन। तो ये था वांट ऑफ फैक्टर जो कि हमने कर लिया है, काफी अच्छे से किया है। आई होप आपको किसी तरह कोई डाउट यहाँ पर बचा नहीं होगा। अगर बचा है तो आप एक बार फिर से इसको रिमाइंड कर सकते हो। किसी तरह का कोई डाउट हमने इसके अंदर छोड़ा ही नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जिसके कारण कि आपका क्वेश्चन किसी तरह से भी यहाँ से छूट जाए। तो आइए अब इसी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे कि आपको वांट ऑफ फैक्टर का जो क्वेश्चन है वो आपको और भी अच्छे से आ जाएगा। हाँ, तो देखो पहला जो आपके पास क्वेश्चन उसके अंदर क्या कहता है कि एक 0.002 मोलर सॉल्यूशन है NaCl का जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 90%। देन आपने वहां से उसके लिए क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकालनी होगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपने निकालना है पाई। अब मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो तो I इंटू सी इंटू आर टी, ICT/RT। अब देखो T की वैल्यू है, R की वैल्यू कांस्टेंट होती है, C कंसंट्रेशन दिया है, हमें किसको निकालना होगा, यहाँ से I की वैल्यू निकालनी होगी। और I कैसे निकलेगा, अब देखो क्या होता है यहाँ पर, डिसोसिएशन होता है। तो डिसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू किसके बराबर थी, 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 माइनस एन। क्या होगा, 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 माइनस एन। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू बिल्कुल सिंपल ही है। NaCl लिया आपने तो पानी में इसको सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया तो किस में डिसोसिएट होगा आपका, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। कितने आयन के अंदर डिसोसिएट होता है, 1 2। तो n की वैल्यू कितनी हुई इसके लिए, 2 हो जाती है। वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस, अल्फा की वैल्यू कितना दिया, देखो अल्फा की वैल्यू दिया है 90%। मैंने आपको बताया था अगर 90% दिया तो अल्फा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 0.9। 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 माइनस 2। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे आई की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, यहां से आई की वैल्यू आ जाती है 1.9। कितना आ जाएगा, यो 1.9 आ जाता है। अब फॉर्मूले के अंदर पुट करो, पाई इज इक्वल टू ICRT। पाई की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू 1.9 आ गई। सी कंसंट्रेशन कितना है, 0.002 इंटू आर की वैल्यू कितना है, 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। तो केल्विन के अंदर चेंज करें कितना आ जाएगा, ये आपका 300 केल्विन। तो इनको हम सोल्व करके ऐसे निकाल सकते हैं ना, पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.0948 m। तो इस तरह से हम वांट ऑफ फैक्टर का यूज यहां पर करेंगे। आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको केवल अल्फा की वैल्यू को पता होना चाहिए, देन आप वहां से इसको निकाल सकते हो। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगला जो क्वेश्चन आपके पास उसके अंदर क्या कहता है, एक KCl का 0.2 मोलर सोल्यूशन है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट यहां पर दिया इसका कितना, 0.68 डिग्री सेल्सियस।
अगर के एफ की वैल्यू 1.86 हो तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, निकालिए। तो आई होप कि आपने निकाल तो लिया होगा। अब देखो डेल्टा टी एफ, अब आपने निकालना क्या है, यहां से अल्फा डिसोसिएशन होता है, तो डिसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस आई 1 माइनस एन, मतलब कि आपको आई की वैल्यू का पता होना चाहिए। यहां पर कहीं पर भी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू नहीं दी, हम इसको निकाल देंगे कैसे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ कितना दिया है 0.68 दिया है, कितना है वो 0.68 दिया है, इज इक्वल टू आई की वैल्यू आपको निकालनी है इंटू के एफ की वैल्यू कितना है 1.86 इंटू एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू इसके अंदर 0.2। तो यहां से अगर हम निकालते हैं इसको, आई को निकालते हैं 1.86 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 0.68, तो किसके इक्वल हो जाता है, ऐसे आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना 1.83, कितनी आ जाती है वो 1.83। अब निकाल दो यहां से अल्फा की वैल्यू, अल्फा किसके बराबर है 1 माइनस आई, तो 1 माइनस 1.83 डिवाइड बाय 1 माइनस एन, एन की वैल्यू क्या होगी KCl है ना, तो किस में टूटेगा ये आपका K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दो आयन में डिसोसिएट होता है, इसलिए एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 आ जाती है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ, अब देखो ये माइनस में आएगा ऐसे तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया यहाँ से, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये अल्फा इज इक्वल टू 0.83, मतलब कि कितना डिसोसिएट होगा 83%, कितना डिसोसिएट होगा ये आपका 83%। क्लियर है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये काफी इंपॉर्टेंट और हर बार आपको मैक्सिमम टाइम के ऊपर आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो इस तरह से यहां पर तो क्या दे रखा है इन्होंने कि कंसंट्रेशन जो है डिफरेंट दे रखी है। कई बार क्या देखा जाता है कि ऐसा ही सोल्यूशन होता है बट कंसंट्रेशन हर एक इलेक्ट्रोलाइट के केस में या फिर हर एक सॉल्यूट के केस में कंसंट्रेशन अप्रोक्स सेम मिलती है। लाइक जैसे अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता 0.01 मोलर Na2SO4 है आपके पास, 0.01 मोलर KCl है, 0.01 मोलर यूरिया है, 0.01 मोलर क्या है आपके पास ग्लूकोज है, तो बताओ इन चारों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। मतलब आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। अब नंबर ऑफ पार्टिकल किस में ज्यादा होंगे वो आपने देखना होगा। अगर ग्लूकोज है इसमें तो डिसोसिएशन होता ही नहीं है, इसलिए इसका पार्टिकल कम ही होगा, इसमें भी डिसोसिएशन नहीं होगा, यहां पर डिसोसिएशन होगा बट कितने पार्टिकल बनेंगे आपके पास, केवल दो, एक K पॉजिटिव तो दूसरा क्या होगा Cl नेगेटिव। यहां से आपको कितने पार्टिकल मिलते हैं, यहां से मिलते हैं हमें दो Na पॉजिटिव मिलते हैं प्लस एक क्या मिलता है इसमें से SO4 नेगेटिव। कितने पार्टिकल हुए यहां पर इसके 3 हो गए, तो इसके अंदर 3 पार्टिकल है, यहां पर 2 पार्टिकल, यहां पर 1 पार्टिकल, इसमें कितना है 1 पार्टिकल। तो जहां पर ज्यादा पार्टिकल उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है तो मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो वो किसके केस में होगा, इस केस में ज्यादा होगा। बट यहां पर जो है ना डिफरेंट दे रखा है, इसलिए इसको आपने थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेल्टा टी एफ आपको निकालना है, डेल्टा बॉइलिंग पॉइंट है ना, हाँ बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी बी आप यहां से इसका निकालोगे, किसके बराबर होगा आई इंटू के बी इंटू एम। के बी की वैल्यू सबके लिए एक ही है, तो इसको तो हम यहां से कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या निकालेंगे आई इंटू एम की प्रोडक्ट यहां से निकाल लेते हैं, और फिर देखते हैं कि जिसका ज्यादा प्रोडक्ट उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऑप्शन ए के लिए क्या होगा, आई की वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू कितना होगा, इसमें से कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे 3, इनटू मोलैरिटी कितनी थी इसकी, कंसंट्रेशन 0.01। बी के लिए कितना होगा 2 इंटू 0.01। सी के लिए क्या होगा 1 इंटू 0.015।
डी के लिए क्या होगा 1 इंटू 0.015, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 0.015, इसके लिए कितना आएगा 0.015, इनके लिए कितना है 0.02 और इसके लिए कितना है 0.03। तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा हुआ, जब टोटल प्रोडक्ट इनके लिए ज्यादा हो गया तो डेल्टा टीबी की वैल्यू भी इसकी ज्यादा होगी, मतलब कि ऑप्शन ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ये था हमारे लिए वांट ऑफ फैक्टर, जो कि हमने काफी अच्छे से किया है विद न्यूमेरिकल। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम इसी यूनिट के बनाएंगे, जिसके अंदर नीट के अंदर आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हैं उनमें से मोस्टली क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। ओके, थैंक्स।